थैंक्स गिविंग का दिन था और केलर को उसके पड़ोसी फ्रैंकलिन ने अपने घर दावत पर बुलाया था। दोनों परिवारों के बीच अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए केलर अपनी पत्नी ग्रेस, बड़े बेटे राल्फ और छोटी बेटी एना के साथ फ्रैंकलिन के घर पहुंचा। फ्रैंकलिन के परिवार में उसकी पत्नी नैन्सी, बड़ी बेटी एलाइजा और छोटी बेटी जॉय थी। खाना तैयार होने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए बच्चे बाहर खेलने चले गए। केलर की बेटी एना और फ्रैंकलिन की बेटी जॉय घर के बाहर खेल रही थी, जबकि राल्फ और एलाइजा भी वहीं मौजूद थे। खेल खेल में एना और जॉय को पास खड़ी एक बड़ी वैन नजर आई। जिज्ञासा में वे वैन के करीब पहुंची और फिर खेल खेल में किसी ठोस चीज से उस पर प्रहार करने लगी। वैन के मालिक के वहां आने से पहले ही राल्फ और एलाइजा ने एना और जॉय को रोक लिया। राल्फ किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो तुरंत सबको घर के अंदर ले गया। इसके बाद सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर हंसी मजाक और बातचीत में मशगूल हो गए। इसी दौरान एना केलर के पास आई और मासूमियत से बताया कि कुछ महीनों पहले उसकी पसंदीदा सिटी घर के आसपास ही कहीं खो गई थी। अब वो जॉय के साथ घर जाकर उसे ढूंढना चाहती थी। केलर उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। उसने एना को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि राल्फ और एलाइजा भी उनके साथ जाएं, ताकि वे सब सुरक्षित रहें। काफी देर बाद जब घर लौटने का वक्त हुआ तो केलर ने एना और जॉय को आवाज लगाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। परेशान होकर केलर ने राल्फ और एलाइजा से उनके बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने साफ कहा कि एना और जॉय ने उन्हें बाहर जाने की कोई जानकारी नहीं दी थी। ये सुनते ही केलर और फ्रैंकलिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। केलर को लगा कि शायद एना और जॉय उसके घर के आसपास ही खेल रही होंगी, इसलिए वो फौरन घर जाकर देखने लगा, लेकिन वहां भी वे दोनों नहीं मिली। घबराकर सभी ने आसपास हर जगह उन्हें तलाश किया, मगर उनका कोई पता नहीं चला। तभी राल्फ को याद आया कि कुछ देर पहले जो वैन उनके घर के पास खड़ी थी वो अब वहां से गायब थी। ये सुनते ही केलर के मन में बेचैनी और बढ़ गई। उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पूरे शहर की पुलिस उस वैन को खोजने में जुट गई और कुछ ही समय बाद उन्हें वो वैन मिल गई। इस केस की पूरी जांच की जिम्मेदारी पुलिस हेडक्वार्टर ने डिटेक्टिव लोकी को सौंपी थी। लोकी सतर्कता से वैन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वैन के ड्राइवर को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि भागते भागते वैन सीधे एक पेड़ से जा टकराई और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान ड्राइवर का रवैया अजीब था। वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। लोकी को बस इतना पता चला कि उसका नाम एलेक्स है और वो अपनी आंटी के साथ रहता है। आगे की जांच के लिए लोकी एलेक्स की आंटी के घर गया। वहां उसे पता चला कि एलेक्स के माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। तभी से वो अपनी आंटी के साथ रह रहा था। लोकी की नजर एलेक्स के कमरे में रखी एक आदमी की तस्वीर पर पड़ी। पूछने पर आंटी ने बताया कि ये उसके पति यानी एलेक्स के अंकल की फोटो है। करीब 5 साल पहले किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एलेक्स के अंकल गुस्से में घर छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। इस जानकारी के अलावा लोकी को एलेक्स के घर से कुछ खास सबूत नहीं मिला। इसके बाद उसने एलेक्स की वैन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, लेकिन वहां से भी बच्चों के अपहरण से जुड़ा कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच एलेक्स के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भले ही वो उम्र में बड़ा दिखता था, लेकिन उसका आईक्यू केवल 10 साल के बच्चे जितना था। यह जानकर लोकी ने यह जानकारी केलर और फ्रैंकलिन के परिवारों को भी दी। केलर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि एलेक्स दिमागी तौर पर बच्चा है। वो लोकी को समझाने लगा कि अगर एलेक्स सच में मानसिक रूप से कमजोर होता तो उसे वैन चलानी ही नहीं आती। गुस्से और बेचैनी में केलर ने लोकी से गुजारिश की कि वो एलेक्स को रिहा ना करे। लोकी ने केलर की बात कमिश्नर तक पहुंचाई, लेकिन सबूतों के अभाव में कमिश्नर ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 48 घंटों बाद एलेक्स को छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि लोकी ने हार नहीं मानी। उसने केस को आगे बढ़ाते हुए केलर और फ्रैंकलिन के सभी पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी, ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। इसी दौरान लोकी चर्च के फादर के घर पहुंचा, लेकिन कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो पाया कि फादर जमीन पर पड़े हुए थे। बिना समय गंवाए लोकी ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर शराब की खाली बोतल पर पड़ी, जिससे वो समझ गया कि फादर नशे की हालत में बेहोश पड़े हैं। लोकी ने उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की और सीधा घर की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नजर एक गुप्त तहखाने पर पड़ी। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी।
लोकी ने गुस्से में तुरंत फादर को झकझोर कर जगाया और उस लाश के बारे में सवाल किया। फादर ने कांपती आवाज में बताया कि कुछ साल पहले ये आदमी उसके पास अपने गुनाह कबूल करने आया था। उसने फादर से कहा था कि अब तक वो 16 बच्चों को भगवान के घर भेज चुका है और उसे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे इस पर गर्व महसूस हो रहा था। इतना ही नहीं, वो आगे भी इसी तरह और बच्चों को मारने का दावा कर रहा था। उसने कहा था कि उसने भगवान से लड़ाई छेड़ दी है और अब वो रुकने वाला नहीं है। ये सुनकर फादर अंदर से हिल गए। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ना एक और पाप होगा। इसी वजह से उन्होंने खुद उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश तहखाने में छिपा दी। फादर के गुनाह कबूल करते ही लोकी ने उसे हिरासत में ले लिया। अगले दिन केलर और फ्रैंकलिन पुलिस के साथ जंगल में बच्चों को खोज रहे थे। तभी केलर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी ग्रेस थी। उसका घबराया हुआ लहजा सुनते ही केलर सतर्क हो गया। पत्नी ने कांपती आवाज में बताया कि पुलिस एलेक्स को रिहा कर रही है। ये सुनते ही केलर के होश उड़ गए और वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन की ओर भागा। पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों की भीड़ ने एलेक्स को घेर रखा था। केलर उस भीड़ को चीरता हुआ एलेक्स के पास पहुंचा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गुस्से से कांपते हुए उसने एलेक्स से बच्चों के बारे में पूछा। एलेक्स ने सिर्फ एक अजीब सा जवाब दिया, जब तक वे मेरे साथ थे वे खुश थे। केलर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और उगलवा पाता, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बाद में केलर ने ये बात लोकी और कमिश्नर को बताई। केलर की बात सुनते ही लोकी तुरंत एलेक्स की आंटी के घर पहुंचा। उसने एलेक्स और उसकी आंटी से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन एलेक्स ने दावा किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लोकी ने एलेक्स की आंटी को दूसरे कमरे में भेजा और एलेक्स पर मानसिक दबाव डालने की कोशिश की ताकि वो सच उगल दे, लेकिन एलेक्स अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने कुछ भी नहीं कहा था। जिस इंसान का दिमाग 10 साल के बच्चे जितना हो, उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था। इस वजह से लोकी को यकीन हो गया कि शायद केलर को भ्रम हुआ था। लोकी ने केलर को फोन कर ये खबर दी। जब केलर को पता चला कि पुलिस एलेक्स को हिरासत में नहीं ले रही, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने खुद ही एलेक्स को अगवा करने का फैसला किया। केलर एलेक्स के घर के पास जाकर उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही एलेक्स घर से बाहर निकला, केलर ने मौका देखते ही उसे दबोच लिया और अपने साथ ले गया। केलर ने उसे अपने पुराने घर के बाथरूम के अंदर कैद कर रखा था। अगले दिन केलर फ्रैंकलिन को उस जगह लेकर गया और उसे बताया कि वो एलेक्स को तब तक टॉर्चर करेगा जब तक वो उन्हें बच्चों के बारे में बता नहीं देता। फ्रैंकलिन को शुरू में यह सब गलत लग रहा था। वो कानून को अपने हाथ में लेने से कतरा रहा था, पर बात उनके बच्चों की थी। इस वजह से आखिरकार फ्रैंकलिन इसके लिए मान गया। दूसरी ओर लोकी की तहकीकात जारी थी। वो उस घर के सामने खड़ा था जिसके ठीक सामने अपहरण वाले दिन एलेक्स ने अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन वो घर बंद था और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि घर के मालिक ने इसे बेचने के लिए निकाला था। लोकी ने तुरंत घर के मालिक की जानकारी निकाली और उससे मिलने के लिए रवाना हो गया। उस घर की मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी। लोकी जब उससे मिला तो उसे एक दिल दहलाने वाली सच्चाई का पता चला। उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि आज से 26 साल पहले जिस घर को उसने बेचने के लिए निकाला था, उसी घर से उसका बेटा बैरी किडनैप हो गया था। चौंकाने वाली बात थी कि जिस दिन उसका बेटा गायब हुआ था, उस दिन भी एक वैन वहां पार्क थी। उसने अपने बेटे को खोजने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिला। केलर ने एलेक्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी एलेक्स बस यही दोहराए जा रहा था कि उसे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। फ्रैंकलिन को एलेक्स पर तरस आने लगा था, लेकिन केलर को पूरा यकीन था कि बच्चों को अगवा करने के पीछे एलेक्स ही था। उस रात मोहल्ले के लोगों ने लापता बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोकी भी उस कैंडल मार्च में शामिल हुआ था। तभी लोकी की नजर एक आदमी पर गई। वो आदमी उस मोहल्ले के आदमियों से अलग था। लोकी ने गौर किया कि वो आदमी लोकी से नजरें चुरा रहा था, मानो उसने कोई गलत काम किया हो। जैसे ही उस आदमी को लगा कि लोकी को उस पर शक हो गया है, वो वहां से भागने लगा। लोकी ने उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो कहीं गायब हो गया। लोकी अभी इधर उधर उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक पेड़ के ऊपर से उस आदमी ने छलांग लगाकर सीधे लोकी पर हमला कर दिया। जब तक लोकी ने खुद को संवारा, वो आदमी वहां से फरार हो चुका था। लोकी उस रहस्यमयी आदमी को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हमले के बाद उसने तुरंत उस आदमी की पहचान के लिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया। कुछ ही घंटों में उस आदमी का स्केच तैयार हो गया। लोकी ने बिना वक्त गंवाए वो स्केच पूरे शहर में फैलाने का आदेश दिया। न्यूज चैनलों पर उसकी तस्वीर दिखाई जाने लगी।
हर गली और सड़क पर उसके पोस्टर चिपकाए गए। पूरे शहर में हलचल मच गई। फ्रैंकलिन ने जब वो न्यूज देखी तो वो डर गया। उसे लगने लगा था कि वे लोग बेगुनाह एलेक्स पर बेवजह जुल्म ढा रहे थे। उसने केलर को अपने दिमाग में चल रही इस हलचल के बारे में बताया, लेकिन केलर ने उसे समझाते हुए कहा कि एलेक्स और वो आदमी दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसी बीच लोकी एलेक्स के पूछताछ की रिकॉर्डिंग देख रहा था। तभी उसे एक फोन आया। ये फोन मॉल में काम करने वाली एक महिला का था। उसने लोकी को बताया कि पुलिस को जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग का शक है वो कई बार उनके मॉल में आ चुका है। वो अक्सर छोटे बच्चों के कपड़े खरीदता था और हर बार अलग अलग साइज के कपड़े ले जाता था। ये सुनकर लोकी ने महिला से कहा कि अगर वो आदमी दोबारा मॉल में दिखाई दे तो वो तुरंत उसे कॉल करे। उधर केलर के बार बार समझाने के बावजूद फ्रैंकलिन बेचैन था। आखिरकार उसने एलेक्स की किडनैपिंग के बारे में अपनी पत्नी नैन्सी को बता दिया। ये सुनते ही नैन्सी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर वे दोनों केलर के घर गए। केलर ने नैन्सी को भी यही समझाया कि एलेक्स भी उस आदमी के साथ मिला हुआ है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। फिर वे तीनों एलेक्स के पास गए। केलर ने एलेक्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। नैन्सी ने एलेक्स से अपनी बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन दर्द से कराहते हुए एलेक्स ने सिर्फ इतना कहा कि उसने कुछ नहीं किया और उसे छोड़ दिया जाए। नैन्सी को उसकी हालत पर तरस आया और उसने उसके हाथ खोल दिए। उसके ऐसा करते ही एलेक्स ने नैन्सी को दूर धकेला और खिड़की का कांच तोड़कर अपने पास रख लिया। केलर और फ्रैंकलिन को जैसे ही नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वे दोनों तुरंत कमरे के अंदर दाखिल हुए। एलेक्स ने केलर पर कांच के टुकड़े से वार कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन केलर और फ्रैंकलिन ने उसे धर दबोचा और फिर से कैद कर लिया। केलर ने एलेक्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी एलेक्स बस यही दोहराए जा रहा था कि वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। फ्रैंकलिन को एलेक्स पर तरस आने लगा था, लेकिन केलर को पूरा यकीन था कि बच्चों को अगवा करने के पीछे एलेक्स का ही हाथ था। फ्रैंकलिन और उसकी बीवी के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वे केलर का साथ नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद में उन्होंने केलर को रोकने की कोशिश भी नहीं की। एक गहरी नजर एक दूसरे पर डालने के बाद वे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने घर की ओर निकल गए। पर उनके घर में कोई और भी शिरकाव करने की कोशिश कर रहा था। ये वही आदमी था जिसकी पुलिस को तलाश थी। घर के अंदर फ्रैंकलिन की बड़ी बेटी अकेली नहा रही थी, पर इससे पहले कि वो आदमी उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाता, फ्रैंकलिन और उसकी बीवी घर लौट आए, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद वो आदमी चोरी छिपे केलर के घर में घुसने की कोशिश करने लगा। वो दबे पांव एना के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन तभी केलर की पत्नी ग्रेस को कमरे से हल्की सी आहट सुनाई दी। चौकन्नी होकर वो तुरंत एना के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां उसे कुछ अजीब नहीं दिखा। ग्रेस इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने बेडरूम के अंदर हलचल महसूस हुई। वो तुरंत अपने बेडरूम की ओर भागी। जब ग्रेस वहां पहुंची तो उसने देखा कि बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो आदमी घर से बाहर भाग चुका था। ग्रेस की चीख सुनकर राल्फ भी वहां आ गया। ग्रेस को लगा कि शायद एना ही घर लौटी थी और उसी ने खिड़की खोली होगी। किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने तुरंत लोकी को बुलाया। जांच के दौरान ग्रेस लोकी को घर में बने एक अंडरग्राउंड चैम्बर में लेकर गई। ये चैम्बर केलर ने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार किया था। इसमें महीनों तक जीवित रहने के लिए जरूरी हर सामग्री रखी हुई थी। बातों ही बातों में ग्रेस ने लोकी से केलर के बारे में पूछा। केलर ने घर पर यह बताया था कि वो पुलिस के साथ मिलकर एना को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लोकी केलर के बारे में सुनकर चौंक गया, क्योंकि केलर तो उनके साथ था ही नहीं। तभी लोकी की नजर अंडरग्राउंड चैम्बर के कोने में पड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के बैग पर गई। उसकी भौहें तन गई। ये वही केमिकल था जिसका इस्तेमाल शरीर को गलाने और तेजी से डिकम्पोज करने के लिए किया जाता था। केलर के घर में इस तरह का खतरनाक केमिकल देखकर लोकी के दिमाग में शक की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन उसने केलर पर गुप्त रूप से नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि केलर अपनी कार लेकर निकला और उसने शराब की दुकान के पास अपनी गाड़ी पार्क की, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गया। वो पैदल ही अपने पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। लोकी अपनी कार में बैठे दूर से उसे देख रहा था। उसकी नजर केलर के हर कदम पर थी, लेकिन तभी एक ट्रक तेजी से उसकी कार के पीछे आकर रुका और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। ट्रक के लगातार हॉर्न बजाने से केलर की नजर सीधा लोकी पर पड़ गई। उसे एहसास हो गया कि लोकी उसका पीछा कर रहा है। फौरन ही उसने अपने कदम अपने पुराने घर की ओर बढ़ाने के बजाय शराब की दुकान की ओर मोड़ दिए। केलर शराब की दुकान में दाखिल हुआ और कुछ ही देर में हाथ में शराब की बोतल लिए बाहर निकला।
वो बोतल से घूंट भरता हुआ सीधा लोकी के पास आया। उसने लोकी को घूरते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लोकी ने केलर को अपनी कार में बैठने का इशारा किया और सीधे सवाल दागा, एलेक्स कहाँ है? केलर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं अपनी बेटी को ना ढूंढ पाने के गम में शराब पी रहा हूँ। घर में किसी को पता ना चले इसलिए झूठ बोला कि पुलिस के साथ खोज में लगा हूँ। लोकी ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला सवाल किया, और तुम्हारे अंडरग्राउंड चैम्बर में मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड? केलर ने एक पल को चुप रहकर कहा, कुछ दिन पहले मेरा कुत्ता मर गया था, उसे दफनाने के लिए उसने वो केमिकल इस्तेमाल किया था। लोकी ने केलर को समझाया कि उसे शराब के नशे में डूबने के बजाय अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन केलर अभी भी उसके शक के घेरे में था। ऑफिस पहुंचकर लोकी ने केलर के अतीत की जांच शुरू की। उसे पता चला कि कई साल पहले केलर के पिता ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी। केस फाइल में उस घर का पता भी दर्ज था, और ये वही घर निकला जहां केलर ने एलेक्स को कैद कर रखा था। दूसरी ओर केलर एलेक्स को टॉर्चर करने के लिए उस पुराने घर में गया हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके घर के आसपास मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि लोकी था, जो घर की तलाशी लेने के लिए वहां आया था। स्थिति को भांपते ही केलर तुरंत एलेक्स के पास गया और उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उसने कोई आवाज की तो अंजाम बुरा होगा। केलर ने लोकी से बचने के लिए शराब पीने का नाटक किया और वहीं लेट गया जैसे गहरी नींद में हो। थोड़ी ही देर में लोकी घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने केलर को झकझोर कर उठाया और सख्त लहजे में कहा कि वो उसे पूरा घर दिखाए। केलर ने लोकी को घर दिखाना शुरू किया। चलते चलते वे उस बाथरूम के बेहद करीब पहुंच गए जहां एलेक्स कैद था। लोकी बाथरूम को देखने आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। ये फोन मॉल में काम करने वाली उसी महिला का था जिसने पहले भी लोकी को उस किडनैपर के बारे में बताया था। फोन पर उसने बताया कि वही आदमी फिर से मॉल में आया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वो भाग खड़ा हुआ। इस बार महिला ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। ये सुनते ही लोकी तुरंत उस आदमी की तलाश में वहां से निकल गया और इस तरह केलर भी बाल बाल बच गया। लोकी जब उस आदमी के घर पहुंचा तो वो आदमी घर के अंदर ही था। लोकी को दरवाजे पर देखकर वो घबरा गया और अंदर आने से रोकने लगा, लेकिन लोकी ने उसे धक्का देकर हथकड़ी पहना दी और घर के अंदर दाखिल हो गया। जांच के दौरान लोकी को बेडरूम में कई कंटेनर्स नजर आए जिन पर ताले लगे हुए थे। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक कंटेनर खोला और देखा कि उसके अंदर खून से सने कपड़े रखे हुए थे। जैसे ही लोकी ने एक कपड़ा उठाया उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसके नीचे कई जहरीले सांप छिपे हुए थे। उसने बाकी कंटेनर्स भी खोले। हर जगह कपड़े और सांप ही थे, लेकिन एक कंटेनर अलग था। उसमें खून या सांप नहीं थे, बल्कि उसमें अजीबोगरीब पेंटिंग्स रखी हुई थी जो किसी रहस्यमयी बात की ओर इशारा कर रही थी। लोकी ने उन कपड़ों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एना और जॉय के माता पिता को वहां बुलाया। फिर उसने एक एक कर उन कपड़ों की तस्वीरें उन्हें दिखाई जो उस आदमी के घर से मिली थी। जैसे ही जॉय के माता पिता ने तस्वीरों में से एक कपड़ा पहचाना, वे फूट फूट कर रो पड़े और दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद लोकी ने केलर को बुलाया और उसे भी तस्वीरें देखने को कहा। तस्वीरों में एक सॉक्स की फोटो थी जिसे देखते ही केलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। गुस्से और दुख में भरकर केलर लोकी पर भड़क उठा। उसने लोकी को खरी खोटी सुनाई कि वो असली किडनैपर को पकड़ने के बजाय उसका पीछा करने में वक्त बर्बाद कर रहा था। इतना कहकर केलर गुस्से में वहां से अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही केलर ने देखा कि न्यूज चैनलों के रिपोर्टर उसके घर के आसपास मंडरा रहे थे। हालात को भांपते हुए उसने अपने बेटे राल्फ को सख्त हिदायत दी कि वो उनसे दूरी बनाए रखे। इसके साथ ही केलर नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को खून से सने कपड़ों के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने राल्फ से कहा कि वो अगले कुछ दिनों का अखबार फेंक दिया करे और टीवी पर कोई भी न्यूज चैनल ना चलाए। अपने बेटे को दिलासा देते हुए केलर ने वादा किया कि भले ही पुलिस कुछ भी कहे, वो अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में लोकी बेचैनी से बैठा हुआ था। उसे किडनैपर से सिर्फ इतना ही पता चला कि उसका नाम बॉब टेलर है, लेकिन उससे कोई ठोस जानकारी हासिल करने में वो नाकाम रहा। बॉब ने दावा किया था कि वो उस जगह का नक्शा बनाकर देगा जहां एना और जॉय को कैद किया गया था। वो पिछले 3.5 घंटे से नक्शा बनाने में जुटा हुआ था, लेकिन जो वो बना रहा था वो नक्शा कम और किसी तरह की भूल भुलैया ज्यादा लग रहा था। काफी देर इंतजार के बाद लोकी का सब्र जवाब दे गया।
वो गुस्से में बॉब के पास पहुंचा, उसकी गिरेबान पकड़ ली और कड़े शब्दों में एना और जॉय के बारे में पूछने लगा। तभी बाकी पुलिस ऑफिसर्स वहां आ गए और उन्होंने लोकी को रोकने की कोशिश की। इस अफरा तफरी के बीच बॉब ने अचानक एक ऑफिसर की बंदूक छीन ली और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। इस घटना के बाद एना और जॉय की किडनैपिंग का केस और भी पेचीदा हो गया। बॉब टेलर की मौत के साथ ही उसके मुंह से कोई भी अहम जानकारी निकालने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया था। लोकी को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉब असली किडनैपर था भी या नहीं। पुलिस को उसके घर से खून से सने कपड़े और अजीबोगरीब पेंटिंग्स मिली थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो ही अपराधी था। अब केस वहीं का वहीं अटका रह गया था और एना और जॉय का कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब कारणों से लोकी बेहद परेशान हो गया। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और खुद पर गुस्सा करने लगा। तभी उसकी नजर फादर के घर से मिली सड़ी हुई लाश की तस्वीरों पर गई। उस लाश के गले में एक लॉकेट था जिसका डिजाइन हूबहू बॉब टेलर की बनाई भूल भुलैया के चित्र से मेल खा रहा था। लोकी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आया। ऑफिसर ने उसे तुरंत बॉब टेलर के घर बुलाया। ऑफिसर ने लोकी को बताया कि जब पुलिस ने बॉब के घर के आसपास की जमीन की खुदाई की तो वहां से 2 पुतले बरामद हुए। पहली नजर में वे पुतले बच्चों की लाश जैसे लग रहे थे, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये किडनैपिंग केस से जुड़ा कोई अहम सुराग हो सकता है। ऑफिसर ने आगे बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बॉब के घर से मिले खून से सने कपड़ों पर जो खून था वो इंसानी नहीं बल्कि सुअर का खून था। लोकी को अपनी जांच के दौरान पता चला था कि बचपन में किसी ने बॉब को किडनैप किया था। हालांकि बॉब किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन किडनैपिंग के दौरान उसे लगातार नशीली दवाओं के इंजेक्शन दिए गए थे, जिससे वो अपने अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ भी याद नहीं रख पाया। इसी कारण पुलिस कभी भी बॉब के असली किडनैपर को पकड़ नहीं पाई। आखिरकार लोकी और पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे कि बॉब टेलर कोई किडनैपर नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी था। बचपन की किडनैपिंग का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था और जब उसने टीवी पर एना और जॉय की किडनैपिंग की खबर देखी तो वो इस घटना को खुद से जोड़ने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को एक किडनैपर मान लिया और वैसी ही हरकतें करने लगा। अब सवाल ये था कि जॉय और एना के कपड़े उसके पास कैसे पहुंचे। आपको याद होगा कि एक दिन बॉब टेलर केलर और फ्रैंकलिन के घर गया था। उसी दिन उसने ये कपड़े चोरी किए थे। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इन 2 कपड़ों को छोड़कर बाकी सभी कपड़े बिल्कुल नए थे, यहाँ तक कि उनके टैग भी हटाए नहीं गए थे। दूसरी ओर केलर एक बार फिर एलेक्स के पास गया। उसने एलेक्स से कहा कि अगर उसने बच्चों के बारे में बताया तो वो उसे उसकी आंटी के पास जाने देगा। एलेक्स कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि बच्चे एक भूल भुलैया के अंदर कैद हैं। लेकिन इतना कहने के बाद वो अचानक चुप हो गया। केलर उसे लगातार पूछता रहा, पर एलेक्स ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे बाकी कुछ भी याद न हो। एलेक्स ने भूल भुलैया का जिक्र किया था, जिससे केलर के मन में और सवाल उठने लगे। इसी बात की तह तक जाने के लिए वो एलेक्स की आंटी के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही केलर ने एलेक्स की रिहाई के दिन उसे डराने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि शायद उसी के डराने की वजह से एलेक्स घर छोड़कर भाग गया होगा। एलेक्स की आंटी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसे अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान आंटी ने केलर को बताया कि पहले वो और उनके पति बहुत धार्मिक हुआ करते थे, लेकिन जब उनके बेटे की कैंसर से मौत हो गई तो उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया। उसी गम को भुलाने के लिए उन्होंने एलेक्स को गोद लिया था, पर इसके बावजूद अपने सगे बेटे के मरने के गम को वो कभी भुला नहीं पाई। उसने आगे बताया कि एलेक्स के बचपन में एक हादसा हुआ था, जिस वजह से एलेक्स काफी कम बात कर पाता है। बातों ही बातों में केलर ने भूल भुलैया का जिक्र छेड़ा, लेकिन एलेक्स की आंटी के हाव भाव से ये साफ झलक रहा था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई अहम जानकारी ना मिलने के कारण केलर निराश होकर घर लौट आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बीवी ग्रेस घबराई हुई उसके पास भागती हुई आई। उसने तेजी से बताया कि अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था और उन्होंने बताया कि फ्रैंकलिन की बेटी जॉय मिल चुकी है, लेकिन एना का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ग्रेस ने कहा कि जॉय इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उन्हें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही केलर के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जागी और वो बिना देरी किए ग्रेस के साथ अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचते ही केलर जॉय से एना और किडनैपर के बारे में पूछने लगा। जॉय बेहद कमजोर और सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने बताया कि केलर उस जगह पर आया था जहां उन्हें कैद करके रखा गया था, लेकिन किडनैपर ने उनके मुंह पर टेप लगा रखी थी। इस वजह से वे केलर को आवाज नहीं दे पाई।
जॉय ने आगे बताया कि उन्होंने किसी तरह किडनैपर के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर ने एना को दोबारा पकड़ लिया। खुशकिस्मती से जॉय भागने में सफल रही, हालांकि कमजोरी के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी और कुछ देर बाद सड़क पर बेहोश हो गई। सौभाग्य से किसी भले व्यक्ति ने उसे देखा और अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये सुनते ही केलर पल भर के लिए सोच में पड़ गया और फिर अचानक जल्दी में कहीं जाने लगा। उसी वक्त लोकी जॉय को देखने उसके कमरे की ओर आ रहा था। उसने केलर को तेजी से निकलते देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन केलर बिना रुके तेजी से बाहर की ओर भागा। लोकी भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो केलर को पकड़ पाता, केलर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल चुका था। लोकी को शक हुआ कि केलर जरूर अपने पुराने घर की ओर गया होगा। बिना कोई वक्त गंवाए वो भी तुरंत केलर के पुराने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही लोकी वहां पहुंचा, उसे खिड़की से एलेक्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसकी चीखें घर के सन्नाटे को चीर रही थी। लोकी सतर्कता से आगे बढ़ा और धीरे से घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में कदम रखते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। माहौल डरावना था, लेकिन उसने किसी तरह एलेक्स को ढूंढ लिया। एलेक्स बुरी हालत में उस भयावह कमरे में बंद था। लोकी ने जल्दी से उसे वहां से बाहर निकाला। आखिरकार एलेक्स नर्क जैसी यातनाओं से मुक्त हो चुका था, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बावजूद लोकी को केलर कहीं नहीं मिला, क्योंकि केलर तो वहां था ही नहीं। केलर गया हुआ था एलेक्स की आंटी के घर। वो समझ चुका था कि एलेक्स की आंटी ने ही एना और जॉय को कैद कर रखा था। केलर का प्लान था घर के अंदर प्रवेश करने के बाद डरा धमकाकर एलेक्स की आंटी से अपने बच्चों के बारे में उगलवाए, लेकिन एलेक्स की आंटी काफी चालाक थी। पहले उसने केलर को घर के अंदर आने दिया और जैसे ही केलर ने उससे बच्चों के बारे में पूछा, एलेक्स की आंटी ने उस पर बंदूक तान दी। उसने केलर को ड्रॉर में रखी हथकड़ी पहनने के लिए कहा और फिर फ्रिज से एक बोतल बाहर निकालकर उसे पीने के लिए कहा। उस बोतल में नशीली दवा थी। फिर वो केलर को घर के बाहर लेकर गई। इस बीच उसने केलर को बताया कि कुछ सालों पहले जब उसका बच्चा मरा, तब उसने और उसके पति ने भगवान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने और उसके पति ने कई सारे बच्चों को अगवा कर मौत के घाट उतारा था। एलेक्स अगवा किया गया पहला बच्चा था, जिसका नाम बैरी था। बैरी उसी बूढ़ी महिला का बच्चा था जिसे मूवी के शुरुआती भाग में दिखाया गया था। उसने आगे कहा कि अब तक उन्होंने इतने बच्चों को अगवा किया था कि उनके नाम तक उसे याद नहीं है। बॉब टेलर भी उन्हीं बच्चों में से एक था। वे लोग बच्चों को अगवा कर टॉर्चर करके मारते थे। घर के आंगन में एक कार खड़ी थी। एलेक्स की आंटी ने केलर से कहा कि वो कार को वहां से हटाए। जैसे ही केलर ने कार हटाई, नीचे एक छोटा सा ढक्कन नजर आया। आंटी ने केलर से वो ढक्कन खोलने के लिए कहा। केलर ने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसके नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। आंटी ने ठंडे लहजे में बताया कि जब पुलिस बच्चियों को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, तब उसने उन्हें इसी गड्ढे में छिपा दिया था। इसके बाद उसने केलर को गड्ढे के अंदर जाने का आदेश दिया, लेकिन केलर ने साफ मना कर दिया। केलर के इनकार करते ही आंटी ने बिना किसी झिझक के उसके पैर में गोली मार दी। दर्द से कराहते हुए केलर को उस गड्ढे के अंदर जाना ही पड़ा। आंटी ने केलर से कहा कि जल्द ही वो इस गड्ढे में एना की लाश भी फेंकने वाली है। इतना कहकर उसने गड्ढे का ढक्कन बंद कर दिया और उसे कार से ढक दिया। केलर के पास छोटा टॉर्च था। उसने उस टॉर्च की मदद से उस गड्ढे को देखना शुरू किया। वहां उसे एक लाल कलर की सीटी मिली। ये शायद वही सीटी थी जिसे ढूंढने के लिए एना जॉय को अपने घर लेकर गई थी, यानी अगवा होने से पहले उसे वो सीटी मिल गई थी। पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ने लोकी को आदेश दिया कि वो एलेक्स की आंटी के घर जाकर उसे बताए कि एलेक्स मिल गया है। लोकी तुरंत आंटी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस वक्त आंटी दूसरे कमरे में थी, जहां वो एना को जहर का इंजेक्शन लगाने वाली थी। इसी वजह से उसे दरवाजे पर हुई दस्तक सुनाई नहीं दी। जब काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो लोकी खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वहां उसकी नजर फिर से एक बार आंटी के पति की तस्वीर पर गई। आंटी के पति ने गले में वही लॉकेट पहना हुआ था जो फादर के घर से मिली हुई लाश के गले में था। ये देखते ही लोकी के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसके भीतर हलचल मच गई, धड़कन तेज हो गई। वो तस्वीर को गौर से देखने लगा। आंटी का पति, उसके गले में वही लॉकेट, वही निशान, सब कुछ जुड़ने लगा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन लोकी के भीतर शक की गूंज और तेज हो गई। अब कोई संदेह नहीं था, सच्चाई उसके सामने थी, भयानक और चौंका देने वाली। तभी लोकी को हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे से उस आवाज का पीछा करते हुए अगले कमरे में गया। उस कमरे में आंटी एना को इंजेक्शन लगा रही थी। लोकी ने उस पर बंदूक तान दी और पीछे पलटने के लिए कहा, पर वो नहीं जानता था
कि आंटी के पास भी बंदूक थी। आंटी समझ चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। इस वजह से उसने पीछे पलटते ही सीधे लोकी पर बंदूक चलाई। लोकी ने भी उसी पल आंटी पर गोली चलाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। खुशकिस्मती से आंटी की चलाई हुई गोली लोकी के दिमाग को छूती हुई दीवार पर जा लगी, पर वो लोकी को बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी था। हालांकि लोकी ने हार नहीं मानी और बेहोश ऐना को उठाकर सीधे अस्पताल की ओर भागा। लोकी के आंटी के पास पहुंचने से पहले ही आंटी ने आधा इंजेक्शन ऐना को लगा दिया था। खुशकिस्मती से लोकी वक्त रहते अस्पताल पहुंच गया और ऐना एवं उसकी जिंदगी बच गई। ऐना और जॉय दोनों बच्चियां सुरक्षित मिल चुकी थी और एलेक्स भी अपने असली माता पिता के पास लौट चुका था, लेकिन केलर अब भी उस अंधेरे गड्ढे में कैद था। उधर लोकी अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही दोबारा छानबीन के लिए एलेक्स की आंटी के घर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, ठंडी हवा सरसराकर बह रही थी। तभी अचानक उसे बेहद हल्की सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। लोकी चौकन्ना हो गया। उसने गौर से सुना, आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। केलर अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे किसी तरह सीटी बजाकर अपनी मौजूदगी का संकेत दे रहा था। लोकी धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। क्या वो केलर को खोज पाएगा? क्या केलर इस भयानक कैद से बाहर निकल सकेगा? और इसी रहस्य के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।